नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम फिगर ऑफ स्पीच जो लिटरेरी टर्म्स जो आपका जो टॉपिक है, हम इस पे पढ़ने वाले हैं आयरनी। आयरनी को हम हिंदी में कहते हैं विडंबना। जी हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर डेफिनेशन, इसके मीनिंग और इसके एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आयरनी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों का वो प्रयोग है, ध्यान से सुनिएगा, आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो प्रयोग है टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग, अर्थात यह शब्दों का ऐसा प्रयोग है जो शाब्दिक अर्थ है उसके विपरीत अर्थ हमें यहां पर दिया जाता है। अर्थात जो शब्द आप काम में ले रहे हैं उन शब्दों का वो अर्थ नहीं निकलता है जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, बल्कि कुछ और ही होता है। जैसे मसलन घर पे आपकी वाइफ ने खाना पका के आपको दिया, ठीक है, और वो खाना अच्छा नहीं बना। सुनिएगा, खाना अच्छा नहीं बना, फिर भी आपने और आपसे पूछ लिया गया कि मैं कैसा खाना बनाती हूं या मैं किस तरह की एक कुक हूं। आपने कहा यू आर सच ए गुड कुक, तो बहुत बेहतरीन कुक हो। अब खुद सोचिए, क्या आप उसकी वाकई में बड़ाई कर रहे हैं, जबकि वाक्य तो यही कह रहा है यू आर सच ए गुड कुक, आप वास्तव में बहुत बढ़िया कुक हो। क्या वाकई में आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं? जी नहीं। शाब्दिक तौर पर भले ही आप बड़ाई कर रहे हो, लेकिन जो इंटरनल जो मीनिंग है वो डिफरेंट है एक चित्र। तो यही क्या कहलाता है, यही भाषा का ये प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है, आयरनी कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले अपन लेते हैं यहाँ पे कि आयरनी क्या है। आयरनी, ठीक है, तो इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स, इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे, अर्थात यह शब्दों का वो प्रयोग है टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ दियर, the opposite of their literal meaning, of their literal meaning। literal meaning का मतलब शाब्दिक अर्थ। तो आप जो शाब्दिक अर्थ देते हैं, ठीक है, जो शब्दार्थ निकलता है, तो उस शब्दार्थ का नहीं बल्कि कुछ और आप मीनिंग देना चाहते हैं, है ना, तो वही क्या कहलाता है, आयरनी अर्थात विडंबना कहलाता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बैड कुक को आप यूं कहते हैं यू आर सच ए गुड कुक, आप बहुत बढ़िया कुक, आप दुनिया के बेहतरीन कुक हैं, जबकि आपको पता है कि ये अच्छा कुक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप क्या बोल रहे हैं, यू आर ए गुड कुक। तो उसमें जो शब्द जो है, शब्दों का अर्थ जो है वो क्या निकल रहा है कि आप एक बेहतरीन कुक हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे हैं, यू आर नॉट एट ऑल अ गुड कुक, क्या बिल्कुल भी एक अच्छे कुक नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब चलिए हम इस आयरनी जो शब्द है इसकी ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं। इसी स्लाइड पे ले लेते हैं, यहीं पे ओरिजिन। कि शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विडंबना शब्द जो है पहली बार 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में अंग्रेजी भाषा में दिखाई दिया। ठीक है, द वर्ड आयरनी ये सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कब अपीयर हुआ, ये 16th सेंचुरी में अपीयर हुआ।
और ये शब्द जो है लेटिन भाषा के शब्द आयरोनिया और फ्रेंच भाषा का शब्द आयरनी उनसे लिया गया है। अर्थात श्रेय जो है लेटिन भाषा को भी जाता है और फ्रेंच भाषा को भी जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अपीयर्ड, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कब आया? फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में आया। कहां से आया? ये लेटिन भाषा और फ्रेंच भाषा, ठीक है। लेटिन भाषा का एक शब्द है, यहां आप लिख लेते हैं, लेटिन जो लैंग्वेज है उसमें एक शब्द आयरोनिया, ठीक है, आयरोनिया, एक तो ये हो गया। दूसरा, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें एक शब्द आयरनी, IRONIE, IRONIE, ये स्पेलिंग रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये शब्द लेटिन से और फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो यहां पर ये जो सारी अभिव्यक्तियां जो है, कौन सी? लेटिन भाषा का आयरोनिया और फ्रेंच भाषा का जो आयरनी है, ठीक है, ये प्राचीन ग्रीस के एक स्टीरियोटाइपिकल शब्द से लिया गया है। ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशंस हैव देयर रूट्स इन आयरियन, a stereotypical figure from ancient Greece। यानी ग्रीक भाषा का एक शब्द हुआ करता था एरियन, वहां से इन दोनों भाषाओं में गया है। अर्थात रूट जो है, इसकी जड़ें जो हैं वो कहाँ है? ग्रीक लैंग्वेज में आपको मिलती है, ठीक है। और ग्रीक लैंग्वेज में शब्द क्या है? एरियन। और वहीं से क्या बना है? वहीं से आपका आयरनी बना है और वहीं से आपका ये बना है। और फिर आगे चल करके ये शब्द जो है परिष्कृत होकर के हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज में किस तौर पे उपस्थित हुआ? आयरनी, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विडंबना। तो ये इसका इतिहास रहा। तो लेटिन भाषा में भी शब्द पाया जाता है आयरोनिया, फ्रेंच में पाया जाता है आयरनी, स्पेलिंग डिफरेंट है, IRONIE होता है। और ये दोनों ही शब्द जो है प्राचीन जो ग्रीस जो भाषा है, ग्रीक जो लैंग्वेज है, उसमें शब्द है आयरोनिया, वहाँ से निकल करके आए हैं। और फिर चलते चलते ये शब्द अंग्रेजी भाषा में पहुँचा, 16वीं सदी में पहली बार पहुँचा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में ये चल करके आता है, ऊपर में लिखा है, ठीक है। ये कौन सी सेंचुरी में आया? इंग्लिश में 16th सेंचुरी में आता है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विडंबना, ठीक है। तो यहाँ विडंबना का मतलब क्या है? कि जब सेइंग थिंग्स दैट यू डू नॉट मीन, अर्थात ऐसी बातें कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई बातें कहना जिनका अर्थ वो नहीं है जो शब्दार्थ के तौर पे है, ठीक है। भावार्थ कुछ और है, शब्दार्थ कुछ और है, यही क्या है? विडंबना है, ठीक है। लेकिन ये तो एक संकीर्ण परिभाषा यहां पर नजर आती है। यदि हम इसकी विस्तृत और वृहद परिभाषा में जाना चाहें तो सबसे पहले हमें इसके जो टाइप्स ऑफ आयरनी है वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 3 प्रकार की जो आयरनी है वो हमें बेसिकली देखने को मिलती है। तो हम यहां पर हेडिंग लेते हैं टाइप्स ऑफ आयरनी, टाइप्स ऑफ आयरनी। मोटे तौर पे 3 प्रकार की आयरनी जो है होती है, वर्बल होती है, सिचुएशनल होती है, ड्रामेटिक होती है। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। इसके अलावा और भी है, कॉस्मिक आयरनी है, रोमांटिक आयरनी है, सोक्रेटिक आयरनी है,
लेकिन वो माइनर टाइप्स ऑफ आयरनीज हैं। मोटे तौर पे 3 प्रकार की आयरनी हमारे सामने होती है। वर्बल, वर्बल का मतलब किससे होता है? शब्दों से होता है। तो वर्बल आयरनी का मतलब क्या होता है कि जो आप कहते हैं और जो अर्थ निकलता है, दोनों ही चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। सिचुएशनल आयरनी, अर्थात जिस सिचुएशन को आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना हो करके कुछ और हो जाए, अर्थात एंटी क्लाइमेक्स जैसी स्थिति बन जाए, तो वो सिचुएशनल आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामा शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। ड्रामा नाटक जो पढ़ने के लिए होता है या जिस स्टेज पर मंचन करने के लिए होता है। तो पढ़ने के लिए होता है तो आप इसके ऑडियंस हो गए, सॉरी रीडर हो गए, और यदि स्टेज के लिए तो आप इसकी ऑडियंस हो गए। तो आप इसको यूँ समझिए, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जब कोई रीडर या ऑडियंस जो है वहाँ पर स्टेज पर जो मौजूद पात्र हैं उनसे ज़्यादा इवेंट्स के बारे में उनको पता हो, इम्पेंडिंग डिजास्टर के बारे में भी उनको पता हो, ठीक है। तो उस वक्त जैसे सस्पेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है। ज़्यादा विस्तार से अभी मैं आपको तीनों के बारे में बारी बारी करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द वर्बल आयरनी की। नंबर 1, विस्तार से ले रहे हैं यहां पे, वर्बल आयरनी क्या होता है वो देख लीजिए। इट इज अ कंट्रास्ट, विरोधाभास है, कंट्रास्ट है बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ट, अर्थात जो आप कहते हैं और जो उसका अर्थ निकलता है, दोनों यदि कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो फिर वो आयरनी है, और वो भी कैसी है? शाब्दिक आयरनी है, वर्बल आयरनी है। क्लियर? तो ये क्या है? अ कंट्रास्ट, इट इज a contrast between what is said and what is meant. It is a contrast between what is said and what is meant. ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करता है, जो शब्द आपने कहे हैं वो और उन शब्दों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हुई है उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है उसको ही व्यक्त करता है। ठीक है। आप यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वर्बल आयरनी अकर्स, कि वर्बल आयरनी तब होती है व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स समथिंग contradictory to what he intends to say, अर्थात जो कुछ स्पीकर कहना चाहता है वो ना कह करके वो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह जाता है, और इस वजह से ये इंटेंशनल प्रोडक्ट होता है स्पीकर का, अर्थात स्पीकर जो ऐसा जानबूझ के करता है। ठीक है। और इसी वजह से वर्बल आयरनी कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसके इमोशंस और उसके एक्शंस के साथ में। ठीक है। तो यहां पर मोटे तौर पे आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे रोमियो एंड जूलियट का किस्सा है, मैंने अगली स्लाइड पे ले रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल आयरनी फ्रॉम लिटरेचर। तो रोमियो एंड जूलियट जो है वहां से मैंने लिया है। यहां देखिए क्या होता है कि जूलियट जो है उसकी शादी जो है उसके पिता एक पेरिस नाम के व्यक्ति के साथ में करना चाहते हैं। अब पेरिस जो व्यक्ति है उसको ये जूलियट जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, सिवियरली डिसलाइक करती है। ठीक है। और रोमियो को बहुत ज्यादा पसंद करती है। शब्दों पे जाइएगा, जो जूलियट है उसका पिता शादी करवाना चाहता है जूलियट की किसके साथ में? पेरिस के साथ में। जूलियट जो है नापसंद करती है किसको? पेरिस को। लेकिन जूलियट जो प्यार करती है, पसंद करती है किसको? रोमियो को। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब उसके पिता जो है उसकी शादी करवाना चाह रहे किसके साथ में? पेरिस के साथ में। लेकिन जूलियट जो है वो तय कर लेती है कि मुझे शादी करनी है तो किसके साथ करनी है? रोमियो के साथ करनी है। अब
वो आयरनिकली क्या करती है, अपनी माँ जो है उसको बोलती है। क्या बोलती है वो मैंने यहां पे लिया है, वो उसका पहले मैं अर्थ बता दूं आपको ताकि फिर ये पढ़ने में आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो अपनी माँ से क्या कहती है कि मैं जब भी यदि शादी करूंगी ना तो मैं ना रोमियो जैसे इंसान के साथ शादी करूंगी जिसको ना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं शादी करूंगी तो ऐसे ही से करूंगी जिसको पसंद ही नहीं करती मैं। पसंद किसको नहीं करती भैया? एक्चुअल में वो पसंद तो करती है किसको? रोमियो को। लेकिन बोल क्या रही है कि मैं रोमियो को क्या नहीं करती, पसंद नहीं करती, और पेरिस जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी ना मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगी, ठीक है। और मैं बर्बाद भी कैसे करूंगी अपने आप को? मैं बर्बाद करूंगी ऐसे इंसान के साथ शादी करके जिसको मैं पसंद नहीं करती, और मैं रोमियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूं। अब उसकी माँ जो है वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोल रही है, जैसे आप कंफ्यूज हो गए। तो आयरनी का एक उद्देश्य ये भी होता है कंफ्यूज करना, ठीक है। अब वो एक्चुअली चाहती तो क्या है, चाहती रोमियो से ही शादी करना है, ठीक है, उसको पसंद करती है, लेकिन यहां पर क्या बोलती है वो देखिएगा, आई विल नॉट मैरी यट, मैं नहीं शादी करूंगी उससे, पेरिस के साथ नहीं करूंगी। एंड वेन आई डू, और यदि करूंगी भी ना, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कह रही हूं, इट शैल बी रोमियो, तो मैं रोमियो से ही करूंगी, whom you know I hate, और तुम्हें पता ही है जिससे मैं बहुत ही क्या करती हूं, नफरत करती हूं। जबकि जूलियट किससे प्यार करती है? रोमियो से ही प्यार करती है, रादर देन पेरिस। क्लियर? पूरी बातें मैंने यहां पर लिख रखी हैं, आप इसको वापस पढ़ भी सकते हैं। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका? वर्बल आयरनी का। यहां पर जूलियट, उसकी भावना क्या है, वो चाहती क्या है? वो शादी करना चाहती है रोमियो के साथ, ठीक है। लेकिन उसके माता पिता जो है रोमियो को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने पसंद किया है पेरिस नाम के एक लड़के को। किसके लिए? जूलियट के लिए। लेकिन जूलियट जो है वो नापसंद करती है पेरिस को, ठीक है। और इन माता पिता के साथ में उसकी क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। अब इसी क्रम में वो अपनी मां से जब बात कर रही होती है तो वो ऐसा कभी नहीं कहती कि मैं रोमियो से प्यार करती हूं। वो क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि मैं रोमियो से नफरत करती हूं और मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूंगी, ठीक है, उसके, और शादी करूंगी उसी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। ऐसा करके वो आर्ग्यूमेंट्स पेश करती है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? वर्बल आयरनी का, ठीक है। इसी तरह से प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ है, अगले स्लाइड पे लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर वैसे तो ये पूरा जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसमें पूरे भरे पड़े हैं आयरनिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है। शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, कि ठीक है वो लड़की जो टॉलरेबल तो है उसको ठीक है झेल सकता हूं, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन इतनी सुंदर भी नहीं है कि वो मुझे ललचा सके। अब देखिए, एक तरफ ये इस लड़की को पसंद भी करता है, ठीक है। इसको यूं समझिए, कोई लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करता है और उसका रिश्ता उसके लिए आता है। अब वो लड़का नखरे करते हुए कह रहा है, नखरे दिखा रहा है थोड़े से, ऐसे जता रहा है मानो मैं इससे कोई प्रेम नहीं करा, कोई खास कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलो मैं शादी कर लेता हूँ। वो क्या बोलता है? शी इज टॉलरेबल, हाँ जेलेबल है, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना जेलेबल, है ना। अपने एक शब्द आपके पीजी लेवल पे जो फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग आता है, तो उसमें झेलेबल, रटाफिकेशन, ऐसे शब्द जो हैं अपन निर्माण वहाँ पर करते हैं। तो खैर, तो लड़का देखिए नखरे करता है और क्या बोलता है? शी इज टॉलरेबल, कि हाँ भाई झेलने लायक है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, लेकिन इतनी सुंदर भी नहीं है कि मैं इसकी तरफ आकर्षित हूँ, लेकिन ठीक है आप कह रहे हो तो शादी कर लेता हूँ। इस तरह से अब जबकि उसकी मन की भावना क्या है? लड्डू फूट रहे हैं मन में तो, कि यार मेरी पसंद की लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है, तो कह कुछ और रहा है और मीनिंग कुछ और है, भावार्थ कुछ और है, ठीक है।
तो व्हाट इज सैड एंड व्हाट इज मीन्ट, ये जो दो चीजें हैं उनके बीच में जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो वो कहलाती है आपकी वर्बल आयरनी। अब इसके बाद में नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम लेते हैं सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी भी बड़ी मजेदार है। क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशन परिस्थितिजन्य, ठीक है, होता क्या है पहले वो सोचिए। ये जो सिचुएशनल आयरनी है, परिस्थितिजन्य विडंबना है, ये विडंबना का एक वह रूप है जिसमें कुछ ऐसा घटित होता है जो घटित होने की उम्मीद जो है, जो हमें थी, उससे अलग होता है। अर्थात जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा ना होकर के कुछ और हो जाए, तो जो आयरनी होती है वो होती है सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, अर्थात सिचुएशनल आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ आयरनी इन विच समथिंग टेक्स प्लेस दैट इज डिफरेंट और ऑपोजिट और व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू। लिख देता हूं उस चीज को। Something takes place कुछ ऐसा होता है, something takes place that is different or the opposite what is expected to। अर्थात जो कुछ हमें उम्मीद थी होने की, उससे अलग जब घटित होता है तो वो कहलाता है सिचुएशनल आयरनी। अर्थात ऐसी स्थिति जिसकी हमने पहले उम्मीद करी थी कि ऐसा होगा, ये सिचुएशन बनेगी, लेकिन वैसे सिचुएशन ना बन के कुछ और सिचुएशन बनती है, तब फिर वो कहलाता है आपका सिचुएशनल आयरनी। क्लियर? इसके थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे कोई डेंटिस्ट है, अब डेंटिस्ट है तो हम डेंटिस्ट से क्या उम्मीद करेंगे कि डेंटिस्ट के सारे दांत अच्छे होंगे, ठीक है, चमचमाते हुए वाइट दांत होंगे। लेकिन पता चला कि भाई साहब के 2 दांत जो हैं वो टूटे पड़े हैं, कीड़े पड़े हैं उस पर। तो ये भी क्या है? एक सिचुएशनल आयरनी है। ठीक है, जैसे कोई कार मैकेनिक है और वो अपने कार का टायर ही नहीं चेंज कर पाए, तो वो भी एक सिचुएशनल आयरनी है। फायर स्टेशन पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो जानते हैं आप? फायर स्टेशन की जो गाड़ियां किस काम में आती हैं? आग बुझाने के लिए, और फायर स्टेशन में ही आग लग गई तो वो क्या है? सिचुएशनल आयरनी। पुलिस स्टेशन, लोगों की रक्षा करना, अरे भैया पुलिस स्टेशन में डाका पड़ गया, सिचुएशनल आयरनी। तो सिचुएशनल आयरनी जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा ना होकर कि कुछ उसके विपरीत हो, तो वो क्या होता है? सिचुएशनल आयरनी होती है। अब पुलिस स्टेशन से अपने उम्मीद है कि यहां पर यार कोई चोर डाकू थोड़ी आ सकता है, लेकिन आए और पुलिस वालों को पेट के चला जाए, वहां चोरी डाका हो जाए। ठीक, डॉक्टर जो है वो एक पट्टी भी नहीं बांध सके अपने आप पे, बैंडेज भी नहीं लगा सके, आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास लिटरेचर में भी भरे पड़े हैं। इनमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा। ये तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, लिटरेचर से देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गाई डी मोपासा की कहानी है, उस कहानी का नाम है द नेकलेस, गाई डी मोपासा। इसमें बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दूं इसको। इसमें कैरेक्टर होता है, लॉइजल फैमिली है, ठीक है। मटिल्डा नाम से एक महिला होती है
मटिल्डा लोइसेल सुंदर होती है, ठीक है, और लेकिन सुंदर है लेकिन गरीब है। अब इसकी शादी जो क्लार्क से हो जाती है, एक बाबू से हो जाती है। अब बाबू जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाबू है, और क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ कोई पार्टी होती है और इसके पति महोदय को एक वहाँ से इनविटेशन मिलता है। तो अब वहाँ पर मिनिस्टर के यहाँ पार्टी है तो बड़े बड़े लोग आएंगे, तो ये अपनी वाइफ को वहाँ लेकर के जाता है। लेकिन जाने से पहले इसकी वाइफ क्या करती है, अपनी किसी अमीर सहेली से एक डायमंड नेकलेस जो है उधार लेती है कि मैं शादी नहीं, उस पार्टी में पहनूंगी। वो अमीर सहेली उसको उधार दे देती है। क्लियर? अब वो पार्टी अटेंड करते हैं। अब सुंदर महिला है, डायमंड नेकलेस पहन रखा है, पार्टी अच्छे से जाती है, पूरी पार्टी का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है बन जाती है। रात ढल जाती है, रात को 2, 3, 4 बजे फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं, घर आते हैं। घर आने पे एक बार फिर से अपने सुंदर शरीर को निहारने के लिए, आईने में लास्ट टाइम निहारने के लिए सोने से जाने से पहले जो वो देखती है तो पाती है कि मेरा हार नहीं है। उस हार को सारी जगह ढूंढते नहीं मिलता है। फिर ये लोग तय करते हैं कि वो हार जो है जैसा हमसे खोया है, वो हार जो हम वापस वैसा सेम टू सेम दूसरा हार जो है उसको रिप्लेस करके दे देते हैं। ठीक है? और ये क्या करते हैं, वैसा एक डायमंड नेकलेस जो है खरीदते हैं मार्केट से। यो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि वो 1 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसको दिया है। अब जब देकर के आए तो उसको पता भी नहीं चला कि ये दूसरा नेकलेस दे दिया, कि वैसा ही कुछ नेकलेस था। ठीक है, अब सब 10-12 साल बीत जाते हैं, लेकिन ये हार के लिए जो इन्होंने लाख रुपया इधर उधर से किया ना, ठीक है, इतने पैसे तो इनके पास थे नहीं, गरीब थे, उधार लेके किया, तो उधार भी लिया, उसका ब्याज भी चुकाया। ठीक है, तो इसके लिए ये महिला क्या करती है, अपने घर की नौकरानी जो है उसको हटा देती है, खुद काम करती है, कपड़े भी खुद धोती है। इसका पति जो है एक्स्ट्रा वर्क करता है, ओवर टाइम करता है। ठीक है, दोनों का स्वास्थ्य जो है वो भी जाता रहता है, यौवन जो है वो जल्दी ढल जाता है। अब 10 साल बाद में इसकी जो खूबसूरती है वो जाती रहती है। 10 साल बाद में ये अपनी उसी सहेली से वापस मिलती है। ऐसी जा रही थी, वो अपने कुत्ते को घुमाती उसकी सहेली, तो वो उसकी सहेली तो उसको पहचान भी नहीं पाती है, बहुत मुश्किलों से पहचानती है, ये उसको आवाज़ देती है, मिलते हैं, बहुत मुश्किल से उसको पहचानती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी हालत हुई। बोले कैसे? मैं तेरे से उधार लेके गई थी ना, वो हार वो मेरे से खो गया था एक्चुअल में। ठीक है, तो फिर मैंने ज्वेलर के यहाँ जा कर के नया हूबहू वैसा हार खरीदा और तुझे दिया। तब वो कहती है, हे भगवान क्या किया तूने, मेरा हार तो नकली था, तूने तो मुझे असली हार दे दिया। अब सोचो कितनी बड़ी विडंबना है ना? तो ये क्या है, सिचुएशनल आयरनी। इसी प्रकार से द गिफ्ट ऑफ द मेजाई करके एक स्टोरी है ओ हेनरी की, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। वो भी एक सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल है। कैसे है? यहां पर 2 पात्र होते हैं, ठीक है, एक पति है और एक पत्नी है, वही गरीबी वाला झमेला। ठीक है, डेला नाम से है एक तो, और उसका पति एक जिम है। जिम के पास एक वॉच है, घड़ी है, ठीक है, और इसकी जो पत्नी है डेला, इसके बड़े खूबसूरत बाल हैं। तो देखिए करते क्या हैं, करीब तो ही। तो जिम क्या करता है, अपनी पत्नी के खूबसूरत बालों के लिए एक बालों का कंगों का एक सेट जो है काफी कॉस्टली आता है, वो खरीद के लाता है। खरीदने के लिए क्या करता है, अपनी जो घड़ी है, जिसको एक चैन की जरूरत है, गोल्ड चैन की, जो गोल्ड चैन नहीं बनवा पा रहा था, ठीक है, और पुरखों की थी, निशानी थी, उसको बेच डालता है अपनी पत्नी के खूबसूरत बालों को संवारने के लिए, कंघे और वो बकल्स के लिए। दूसरी तरफ पत्नी क्या करती है, अपने पति जिम के लिए
उसकी जो गोल्ड चेन घड़ी है उसके लिए चेन बनवाने के लिए अपने खूबसूरत बालों को बेच देती है, कटवा देती है, बेच देती है, और बेच करके कुछ पैसे लेती है, पैसे से क्या करती है उसके लिए गिफ्ट खरीद के लाती है। ठीक है, फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब सोचिए वो गिफ्ट, अब सिचुएशन कैसे बन गई है। ठीक है, क्या वो कंगों का सेट अब उसके लिए काम का है? क्या उसके लिए अब वो चेन काम की है? नहीं, इट इज ऑल्सो अ सिचुएशनल आयरनी। अब सिचुएशनल आयरनी का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है मुझे ध्यान आ रहा है। मेरे एक मित्र हैं, ठीक है, पहले कभी एमआर हुआ करते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, बाद में उन्होंने राजस्थान में काफ़ी अच्छा नाम कमाया और स्पोकन का एक बहुत बड़ा सेंटर जो है उन्होंने डाला। अब भी काफ़ी अच्छा नाम चलता है उनका। तो जब वो एमआर थे तो काफ़ी पुरानी बात है, लगभग मैं रिकॉल कर रहा हूँ, लगभग 2005-6 के अराउंड, आई थिंक 4-5-6 यही रहा होगा। तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स जो है वो आए थे, ठीक है, और सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे वो अपने आप में एक अलग ही रसूख जो है समाज में रखा करते थे। आजकल तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स है, उस वक्त पहले ब्लैक एंड वाइट आए थे। ठीक है, अब एमआर जो होता है उसका बॉस जो होता है वो हर वक्त अपने एमआर को बिजी रखना चाहता है, उनकी टेंडेंसी होती होगी ऐसी, ठीक है, उनका काम का पैटर्न ऐसा होता होगा। ठीक है, अब मेरे जो मित्र हैं, उनका नाम तो खैर मैं यहाँ नहीं लूँगा, इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन इन्होंने खरीद लिया था। ठीक है, अब किसी कारणवश ये अपने बॉस के पास गए, अब उनके ऑफिस में गए, तो बॉस ने अपनी टेबल पे मोबाइल फ़ोन रख रखा था। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन जो रखा था दिखाने के लिए था ओबियसली, क्योंकि उस वक्त दिखावा ज़्यादा था मोबाइल फ़ोन का। तो उन्होंने पूछा, सर ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा ये एक मोबाइल फ़ोन है। सर मोबाइल ये क्या होता है? जबकि मेरे मित्र ने भी मोबाइल फ़ोन खरीद लिया था और वो मोबाइल फ़ोन अभी उनकी पॉकेट में ही पड़ा था। ठीक है, फिर भी यानी उनके पास मोबाइल है लेकिन बॉस के मजे लेना ये सिचुएशन वो करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है सर? इससे बात होती है। होगी सर, इससे बात कैसे होगी? इसके तो देखो टेलीफोन की तरह से वायर ही नहीं है। तो उन्होंने समझाया उसको, अरे इसके वायर नहीं होता, ये ऐसे ही होता, देखो ऐसे से इसमें देखो लाइट चलती है, अब देखो रिंग करके देखो, ये रिंग सुनो। ठीक है, तो ऐसे 10-15 मिनट उन्होंने उस मोबाइल फोन के बारे में बॉस के बड़े मजे लिए। ठीक, अब पता क्या होता है, उसी समय हमारे जो मित्र हैं उनके मोबाइल फोन की घंटी बज जाती है। अब सोचिए सिचुएशन क्या रही होगी। काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, मोबाइल बज गया, चोरी पकड़ी गई, बॉस को पता चल गया कि इतनी देर तक ये व्यक्ति जो है मेरे क्या ले रहा था, मजे ले रहा था। अब सिचुएशन बिल्कुल क्या होगी, टर्न, पलट गया पासा। ठीक है, अब बॉस जो है उनको पनिश करता है। तो यहां पर भी ये किसका एग्जाम्पल है? सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल है। चलिए, अब इसके बाद में फिर हम लेते हैं ड्रामेटिक आयरनी, नंबर 3। नंबर 3 पे लेते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है वो देख लीजिए। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस और द रीडर, जब आपकी ऑडियंस या रीडर जो है knows more than the character about every event, अर्थात नाटक में जो इवेंट्स चल रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके बारे में ऑडियंस या रीडर जो है नाटक के पात्रों की तुलना में ज्यादा जानते हैं। यही क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। यदि अलग तरीके से इसको कहूं तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू
वॉट द कैरेक्टर थिंक्स इज ट्रू। कैरेक्टर तो सोचता है ये जो मैं बात सोच रहा हूं वो सत्य है, बट द फैक्ट इज इनकॉन्ग्रुअस विद वॉट द ऑडियंस नोज। लेकिन जो ऑडियंस जानती है ना, उस ज्ञान से वो क्या है, तालमेल उसमें नहीं होता है। मतलब ऑडियंस सच्चाई जानती है जबकि पात्र जो है सच्चाई नहीं जानता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अभी आपको देता हूं। जैसे रोमियो एंड जूलियट है शेक्सपियर का, तो उसमें जूलियट जो होती है वो क्या करती है, वो एक पोशन ले लेती है। पोशन मतलब औषधि, वो एक औषधि निगल लेती है, दैट विल पुट हर टू स्लीप। और उस औषधि को लेने से उसे नींद आ जाती है, लंबी नींद आ जाती है। एंड दैट मेक्स हर लुक डेड। नींद तो आ जाती है लेकिन वो मृत दिखती है, मतलब मरी हुई समान दिखती है। लोगों को दिखता मर गई, लेकिन एक्चुअली वो सोई हुई है उस औषधि के प्रभाव से। और वो ऐसा क्यों करती है, इस उम्मीद से करती है कि मैं ऐसा करूंगी तो मैं रोमियो के साथ में मेरा पुनर्मिलन वापिस हो सकेगा। ठीक है। अब रोमियो जो है, जो उसको देखता है तो वो ये समझता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब देखिएगा नाटक में यहां पात्रों को क्या पता है, पात्रों को पूरी सच्चाई पता है कि इसने तो पागल रोमियो, इसने तो सिर्फ जड़ी बूटी खाई, औषधि खाई है, नींद आई हुई है, मरी नहीं है। लेकिन रोमियो क्या जानता है, रोमियो सिर्फ अब इतना ही जानता है कि ये मर चुकी है। तो जो पात्र जानते हैं और जो ऑडियंस जानती है, वो दोनों ही क्या है, अलग बातें हैं। अब वो रोमियो क्या करता है, रोमियो अपने आप को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है। अब पात्रों के मन में क्या चल रहा होता है, रोमियो रुक जा, मत कर ऐसा, अभी थोड़ी देर 5:40 उड़ जाएगी, मत कर ऐसा। ठीक है। लेकिन रोमियो ऐसा कर लेता है। तो सो दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। अर्थात जितना पात्रों को पता है उससे कहीं ज्यादा किसको पता होता है, ऑडियंस को या रीडर्स को पता होता है। और इससे जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं वही क्या है, आपकी ड्रामेटिक आयरनी है। ठीक है। तो यहां पर जो रीडर जानता है, जो ऑडियंस जानती है कि ये मरी हुई नहीं है, वो बात पात्र जो है, रोमियो जो है, नहीं जानता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ठीक है। तो पहले देखिए ड्रामेटिक आयरनी किसको देते हैं, कहते हैं, ये यहां पर मैं लिख देता हूं आपको। When the audience or the reader knows more than the characters about every event, तब ये नाटकीय स्थिति उत्पन्न होती है, नाटकीय विडंबना होती है। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। ये आपका अभी जो मैंने आपको रोमियो एंड जूलियट का जो एग्जाम्पल दिया वो ये रहा। ठीक है। इसको आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक देखिए मोटे मोटे 3 आपकी आयरनीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा और भी है, सोक्रेटिक आयरनी है जिसमें जो कि सुकरात के नाम पर बनी है। सुकरात की जैसे स्टाइल थी, सुकरात एक धर्म गुरु था, ऐसे मान लीजिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी स्टाइल क्या थी कि वो क्या करता था, किसी विषय के ऊपर, जैसे मान ली कोई धार्मिक विषय है, उसके ऊपर वो अज्ञानी बन जाता, सेल्फ इग्नोरेंट बन जाता कि मुझे तो कुछ नहीं आता। और फिर उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति से उस विषय पर कोई प्रश्न पूछता कि वैसा इसका हम जानते हैं क्या, बताइए ना थोड़ा सा। ठीक। तो वो व्यक्ति जो सामने वाला है, जो कि वास्तव में अज्ञानी होता था या उसको उस विषय पर थोड़ा कम पता होता था, वो अपना ज्ञान जो उसके सामने बखाड़ने लग जाता। जब वो अपनी बात पूरी कह लेता तो फिर ये सुकरात, जो कि
एक्चुअल में क्या है, एक ज्ञानी व्यक्ति है, फिर उस विषय के ऊपर संपूर्ण व्याख्या सहित अगले को क्या देता, ज्ञान देता। ठीक है, यही क्या है, सोक्रेटिक आयरनी है। इसी तरह से कॉस्मिक आयरनी, ठीक है, कॉस्मिक आयरनी भी होती है जहां पर हर कोई यह सोचता है कि ऐसा होगा, वैसा ना होकर के कुछ अलग होता है, तब वो कॉस्मिक आयरनी का एग्जाम्पल होता है। जैसे कोई बच्चा जो कि घर पे कोई खीर बनी हुई है, ठीक है, और वो उसको खीर चाहिए, और उस खीर को हासिल करने के लिए वो मिसबिहेव करता है, ठीक है, और पेरेंट क्या करते हैं, अब बच्चों को क्या चाहिए, खीर चाहिए, और उसी के लिए क्या कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, और पेरेंट क्या करते हैं, उसी खीर को उससे दूर कर देते हैं, ठीक है तुम मिसबिहेव कर रहा है तो खीर परे कर देते हैं। यानी सभी क्या सोच रहे थे, बच्चा जो है खीर के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको खीर दे देंगे, ठीक है, एवरीबडी थिंक्स। लेकिन वैसा ना हो करके वो क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट काम कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्मिक आयरनी कहलाता है। लेकिन मोटे तौर पे आयरनी जो है 3 ही तरह की होती है, वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक। वर्बल का मतलब जैसा मुंह से जो कहा जा रहा है, ठीक है, मीनिंग उसका उल्टा निकलता है, वर्बल है। सिचुएशनल आयरनी अर्थात जैसा होने की उम्मीद थी वैसा ना होकर कुछ और हो जाए, सिचुएशनल है। ड्रामेटिक आयरनी जहां पर ऑडियंस या रीडर को जो स्टेज के जो पात्र हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान हो और उसकी वजह से जो आयरनी उत्पन्न होती है उसको हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आयरनी को डिस्कस किया है, जहां पर मैंने इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन और इसके टाइप्स और विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं आएंगे, यहीं से आपके प्रश्न जो है जनरेट होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।